देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले। मुसलमानों की मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री बैन होती है, लेकिन ये महिलाएं फिर मंदिर में आकर नमाज पढ़ती हैं। और ऐसा हुआ है, योगी के उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। योगी फोर्स मंदिर में नमाज पढ़ने वाली बुर्का गैंग की तलाश में जुटी है, क्योंकि ये न केवल सहारनपुर के गोगा महाड़ी मंदिर में दाखिल हुई, बल्कि वहां के ऐतिहासिक और पवित्र सरोवर में जाकर के नमाज पढ़ी। इसी के बाद हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने मंदिर में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के मोर्चा खोल दिया। जो सनातन में विश्वास नहीं रखता वो कृपया करके यहाँ ना आए। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी धार्मिक कहीं पनप नहीं पाएगा। जहां हिंदू सनातन की डुबकी लगाते हैं, जहां हिंदू अपने ईश की उपासना करते हैं, जहां मुसलमानों का प्रवेश बैन करने की जोरदार मांग उठ रही है, वो जगह जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की थी, वो सनातनी कुंड जिसमें गंगा जल अर्पित कर योगी ने उसका जीर्णोद्धार किया था, उस ऐतिहासिक कुंड के इस्लामीकरण की साजिश रची गई है। आखिर उस कुंड तक बुर्का गैंग कैसे पहुंच गई? बुर्के वाली महिलाओं ने सहारनपुर के गोगा महाड़ी मंदिर परिसर में मौजूद इस ऐतिहासिक सनातनी स्वच्छ कुंड में पहले वजू किया, सजदा किया, फिर वहीं नमाज पढ़ने बैठ गईं। शाम के वक्त को इस बुर्का गैंग ने अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चुना। तारीख थी 30 जून, दिन था मंगलवार, वक्त हो रहा था शाम के करीब 6 बजे, जब 3 से 4 मुस्लिम महिलाएं और कुछ बच्चे मंदिर परिसर में घुसते हैं और कुंड की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद इन महिलाओं में हलचल शुरू हो जाती है। पहले एक महिला वजू करने कुंड की तरफ जाती है और फिर ये सभी महिलाएं वहां नमाज पढ़ने लगती हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद से सनातनियों में आक्रोश है। तमाम हिंदू संगठन इसे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं, जबकि मुसलमानों ने सवाल उठाया है कि इबादत की जगह पर नमाज पढ़ने में गलत क्या है। कि नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसे हटा दिया। उससे शुद्धिकरण के लिए गोमूत्र शुद्ध और गंगा जल से दोनों से मिलाकर उसका शुद्धिकरण भी करने का काम करें। इबादत की जगह पर अगर कोई थोड़ी सी नमाज पढ़ ले तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? ये सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों के आने को वर्जित करना चाहते हैं। सहारनपुर का गोगा महाड़ी मंदिर हिंदू आस्था का ऐतिहासिक केंद्र है। ये लगभग 1200 साल पुराना धार्मिक स्थल है। यहीं से जाहरवीर गोगा जी महाराज के ऐतिहासिक मेले की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि बीते करीब 1 महीने से हिंदू यहां मुसलमानों की एंट्री को बैन करने की मांग कर रहे हैं। विरोध की शुरुआत तब हुई जब यहां गोगा महाड़ी परिसर में फन पॉइंट बना दिया गया। इसके बाद से यहां मुसलमान भी पहुंचने लगे और यहीं से विवाद गहराता चला गया। अभी कुछ दिन पहले ही महाड़ी सभा ने इसे हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताते हुए धरना प्रदर्शन कर विरोध भी जताया था और मुस्लिमों का प्रवेश निषेध करने का बोर्ड तक लगा दिया था। और अब बुर्का गैंग के नमाज पढ़ने के बाद महाड़ी सभा महाड़ी मंदिर में मुसलमानों की एंट्री बैन करने पर अड़ गई है। सनातनियों की भावनाएं भड़काने के पीछे एक वजह यह भी है कि इस प्राचीन कुंड का जीर्णोद्धार करके इसे नया रूप दिया गया है। सीएम योगी यहां पिछले साल अगस्त में आए थे और पूजा अर्चना करके गोरक्ष गंगा सरोवर का उद्घाटन किया था। ऐसे में इस सरोवर में नमाज पढ़े जाने के बाद से हिंदू बुरी तरह से भड़के हुए हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने भी अज्ञात मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर लेकर जो है सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं सीसीटीवी और अन्य माध्यम से उस महिला की जो है पहचान की जा रही है। पहले फन पॉइंट का विरोध, फिर मुसलमानों पर परिसर में नॉनवेज लाने और गंदगी फैलाने का आरोप और अब सरोवर में नमाज पढ़ने का मामला। सनातनियों की आस्था पर चोट दर चोट की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले को शांत करने में पहला कदम उठा चुकी है, लेकिन मुसलमानों की गोगा महाड़ी परिसर में एंट्री का मामला अभी थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वाराणसी में मियां भाई के अरमानों पर डबल हथौड़ा चला। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। दरअसल वाराणसी के दालमंडी इलाके में 6 मस्जिदों पर हथौड़े चल रहे हैं। इस हथौड़ा कार्रवाई को रुकवाने के लिए भाईजान हाईकोर्ट गए, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश पर हथौड़ा चल गया। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होती ही दालमंडी में हथौड़े चले। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाईजान के अरमानों पर डबल हथौड़ा चला। एक कोर्ट में, दूसरा दालमंडी में। दालमंडी इलाके की 6 मस्जिदों पर हथौड़े चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और अब ये रुकेंगे भी नहीं तब तक जब तक कि ये सभी 6 मस्जिदें जमींदोज नहीं हो जाती, क्योंकि इन मस्जिदों को बचाने की मियां भाई की आखिरी उम्मीद भी ध्वस्त हो गई। ऐसा क्यों है वो समझिए। दालमंडी की जिन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है उन्हें बचाने के लिए मियां भाई हाईकोर्ट गए। दलील दी थी कि यह कार्रवाई पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का उल्लंघन है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए याचिका ही निरस्त कर दी, जिसका मतलब ये हुआ कि दालमंडी में हो रही कार्रवाई जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा क्या, वो भी जान लीजिए। हाईकोर्ट ने कहा, पूजा स्थल अधिनियम सिर्फ धार्मिक स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ऐसी संपत्तियों के अधिग्रहण पर पूजा स्थल अधिनियम रोक नहीं लगाता। सड़क चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचों के विस्तार को पूजा स्थल अधिनियम नहीं रोकता। इन मस्जिदों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 2 दिन पहले ही शुरू की गई थी। 200 से भी ज्यादा मजदूर हथौड़ों से इन मस्जिदों को तोड़ने में जुटे। वाराणसी के दालमंडी गली में एक बार फिर से प्रशासन ने चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। हाईकोर्ट में इन मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका भी लगाई गई थी, जिसमें याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अब एक बार फिर से इन मस्जिदों पर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कोर्ट ने यह भी पाया कि राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं और दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम जनहित के मकसद से किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है, इसलिए आशंकाएं निराधार हैं। दालमंडी गली में बुधवार से शुरू हुआ मस्जिदों का ध्वस्तीकरण लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार की शाम 7 बजे तक हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बावजूद अभी भी पूरी तरह से मस्जिदों के हिस्सों को गिराया नहीं जा सका है। दालमंडी गली के चौड़ीकरण के काम में जिन 6 मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है उनमें करीमुल्ला बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद शामिल हैं। मस्जिदों को हथौड़ी और छेनी से तोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ बुलडोजर का पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गली बेहद संकरी है। कुछ मस्जिदों का 80% हिस्सा तोड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है। इस कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों को मौके से हटा दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जब मस्जिदों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया और फिर से हथौड़े चलने शुरू हुए तो कई भाईजान की आंखें नम हो गईं। सब सही है, हम लोग कर भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के आगे, तो गवर्नमेंट के आगे कर भी कर सकते हैं। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी। कोई सुनवाई नहीं है। दालमंडी वाला इलाका बेहद घनी आबादी वाला है। यहाँ से गुजरने वाली सड़क बेहद संकरी है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बहुत खराब रहती है। सड़क चौड़ीकरण के बाद लोगों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, काशी विश्वनाथ धाम तक पहुँचने के लिए एक और वैकल्पिक रास्ता भी खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन यूपी में ऐसा कोई मदरसा नहीं जो योगी के रडार पर नहीं है। सभी 4000 मदरसों के चालकों को फंडिंग से जुड़ा एक कागज दिखाना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद यह साफ हो चुका है कि अब यूपी के हर मदरसे का ATS विदेशी कनेक्शन खंगालेगी और मदरसों के लेन देन की जांच में अब तेजी आएगी। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है। हमें उनसे सावधान होना होगा, इसको रोकेंगे। यूपी के मदरसों में पैसा कहां से आता है? वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे यूपी के मदरसे संचालित हो रहे हैं? क्या यूपी के कई मदरसों को विदेशी फंडिंग मिलती है? योगी सरकार के आदेश के बाद
जो एटीएस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी थी, उस पर ब्रेक नहीं लगेगा। यूपी के मदरसों की फंडिंग को लेकर चल रही एटीएस की जांच जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मदारिस-ए-अरबिया टीचर्स एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। यानी अदालत के इस फैसले के बाद राज्य में चल रही एटीएस जांच पहले की तरह जारी रहेगी। यानी योगी सरकार के आदेश पर एटीएस ये खंगालना जारी रखेगी कि मदरसों को विदेशी फंडिंग होती है या नहीं। मदरसा प्रबंधकों के बैंक खातों में लेन देन का सत्यापन कराया जाएगा, क्योंकि सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जांच सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के करीब 4000 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है। इसका मतलब यह है कि यूपी में 4000 मदरसे योगी के रडार पर हैं। यूपी के मदरसों का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने राज्य के अलग अलग जनपदों का रुख किया। मदरसों के कागजात खंगाले, पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज दिखे। ऐसे ही अब जब एटीएस की जांच में तेजी आएगी तो 4000 मदरसों को कागज दिखाने होंगे। भारत नेपाल से सटे महाराजगंज के एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पर पुलिस पहुंची तो मदरसा संचालक से फंडिंग को लेकर बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि मदरसा गांव वालों के दिए चंदे से संचालित हो रहा है। इससे जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। अपने जमीन में मदरसा बनवा करके चला रहे हैं। यहाँ गांव वाले पूरा, ये देखिए मेरे पास पूरा रजिस्टर है, गांव वाले पूरा 100 मतलब अपने हिसाब से 100-200 चंदा दे करके मेरी तनख्वाह का भी इंतजाम करते हैं और मदरसे की देखभाल कुछ घटा बढ़ा भी पूरा करते हैं। इसी तरह शामली के एक मदरसे के मौलानाओं ने फंडिंग का पूरा ब्यौरा जी मीडिया की टीम के सामने रख दिया। दावा किया कि डोनेशन का पूरा लेखा जोखा उनके पास मौजूद है। देश और विदेश से जो डोनेशन मिलती है उसी से वो मदरसा चला रहे हैं। यहीं से आसपास से ही लोग चंदा देते हैं, बाकी दूसरे मुल्क से इधर उधर से मदरसों में फंडिंग नहीं होती है। जो भी पैसा आता है वो लोकल से ही आता है, इसी से मदरसे चलते हैं। बाहर ममालिक से अगर कोई पैसा आता भी है तो पहले उसका टैक्स दिया जाता है। उनके पास में पहले से उसके कागजात मौजूद होते हैं, वो लेने के हकदार होते हैं। सरकार के रेख देख में सारे काम किए जाते हैं। अब ये प्रक्रिया यूपी के सभी 4000 मदरसों के साथ अपनाई जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ कहा है जांच शुरू करना कोई सजा देने वाली कार्रवाई नहीं है। जांच का मकसद सिर्फ सच्चाई का पता लगाना है। अदालत ने ये माना कि अलग अलग सोर्सेज से मिले इनपुट के आधार पर योगी सरकार मदरसों की जांच करा रही है, इसलिए इस स्तर पर जांच रोकने का कोई आधार नहीं बनता। महाराजगंज से अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना कोतवाली परिसर में बीते 30 सालों से जुमे की नमाज अता की जाती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन ने कोतवाली परिसर में जुमे की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। मतलब ये कि बीते 30 सालों से चली आ रही रवायत आज टूट गई। अब सवाल ये कि पटना कोतवाली में जुमे की नमाज पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, क्यों थाने में नमाजियों ने सरेंडर कर दिया, इस रिपोर्ट में दिखा दिया। ये पटना की वही कोतवाली है जहां बीते 30 सालों से जुमे की नमाज अदा की जाती थी, क्योंकि पटना कोतवाली परिसर के ठीक पास मौजूद थी जामा मस्जिद, जहां जुमे के दिन भारी तादाद में भाईजान इकट्ठा होते थे और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मियाँ भाई कोतवाली परिसर में नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन अब पटना कोतवाली परिसर में जुमे के दिन नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीते 30 सालों से जारी परंपरा को रोक दिया गया है। पिछले 30 सालों से पटना के कोतवाली थाने में जुमे की नमाज अता की जाती है, लेकिन अब इस कोतवाली थाने के कैंपस में कोई भी जुमे की नमाज नहीं हो सकती। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एक शख्स ने सरकार के सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। वो ये कि जुमे के दिन कोतवाली परिसर में नमाज के चलते प्रशासनिक काम में बाधा आती है। कोतवाली में आए लोगों की भीड़ के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के खिलाफ किसी ने दरखास्त दी ऊपर के लोगों को, IG, DIG या CM से, तो उन्होंने कहा कि सहयोग का मसला है, कुछ ऐसा काम करें
कि आपका भी काम बने, हमारा भी काम बने। तो मैंने कहा ठीक है जैसा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर, इस साइड में नमाज पढ़ें, इस साइड में अभी रहने दें। नमाज तो बरसहा बरस से हो रहा है और बड़ी इत्मीनान और सुकून से हो रहा है, लेकिन हमारे इमाम साहब के पास जब इस तरह की बात आई कि लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है, या हालांकि ये सिर्फ 5-7 मिनट का मसला होता है, लेकिन इमाम साहब ने इसको संजीदगी से लिया। इसी शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर जुमे की नमाज कोतवाली परिसर के बजाय मस्जिद में करने का फैसला लिया गया। पुलिस अधिकारियों और जामा मस्जिद प्रबंधन की आपसी सहमति से ये कदम उठाया गया। एक बैठक हुई थी 2 जून को, जिसमें कोतवाली इलाके के जो एडिशनल एसपी हैं कृष्ण मुरारी, उन्होंने मस्जिद के इमाम को बुला करके ये बातचीत की और इसमें यह फैसला लिया गया कि ये जो कोतवाली थाना का कैंपस आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस कैंपस में अब जुमे की कोई नमाज अता नहीं की जाएगी, क्योंकि इस पर अब रोक लगा दी गई है। भले ही मस्जिद प्रबंधन ने आपसी सहमति से एक कदम उठाया हो, जो कि जायज़ भी है, क्योंकि पुलिस थाना या फिर कोई भी सरकारी संपत्ति धार्मिक आयोजन के लिए नहीं है, और वैसे भी इस फैसले का मकसद थाने के प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाना है और यहां आने वाले फरियादियों की सहूलियत को सुनिश्चित करना है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ रहे बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने यह कहकर के सनसनी फैला दी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोग आने वाले दिनों में जेल की हवा खा सकते हैं। इस बीच चढ़ावा चोर की जांच में जुटी एसआईटी ने आज कई और खुलासे। आरोपी के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट इन खुलासों की सबसे मजबूत कड़ी माने जा रहे हैं। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, जिन मिश्रा हैं, किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे। अब हो सकता आगे जाएं। अभी बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार के इस बयान ने चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़े एक्शन होने के संकेत दे दिए हैं। जी हां, विनय कटियार ने कहा है कि चढ़ावा चोरी केस में हो सकता है चंपत राय भी जेल जाएं, हो सकता है अनिल मिश्रा भी जेल जाएं और हो सकता है गोपाल राव भी जेल जाएं। यानी चढ़ावा चोरी केस में 8 गिरफ्तारियां तो अभी झांकी, असली पिक्चर अभी बाकी है। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ जिन मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी आरएसएस के आए ताज़ा बयान ने भी ये इशारा दे दिया है कि चढ़ावा चोरी का कोई भी गुनहगार बचने वाला नहीं है। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। चढ़ावा चोरी की जांच अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। एजेंसियों के हाथ ऐसे डिजिटल साक्ष्य लगने का दावा किया जा रहा है जिन्होंने जांच को अब नई दिशा दे दी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, फोटो और कुछ वीडियो बरामद हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर रकम निकालने, उनके बंटवारे और आपसी समन्वय से जुड़ी बातचीत भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की गणना के दौरान सीधे बातचीत की बजाय आरोपी कथित रूप से व्हाट्सएप चैट के जरिए संपर्क में रहते थे। चैट में कब रकम निकालनी है, कैसे एक दूसरे तक पहुंचानी है और बाद में उसका बंटवारा किस तरह होगा, इससे जुड़ी बातचीत मिलने का दावा है। मोबाइल से बरामद फोटो और वीडियो भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इनमें कुछ तस्वीरों और वीडियो में आरोपियों के साथ बैठकर पार्टी करने और बड़ी मात्रा में नकदी दिखाई देने का दावा भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि डिजिटल सबूत चढ़ावा चोरी के बड़े नामों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, यदि जांच के दायरे में उसका अपराध सिद्ध होता है तो वह अवश्य जेल जाएगा, क्योंकि योगी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। योगी जी संविधान का पालन करते हैं।
जो भी मामला सामने आएगा, अगर दोषी पाया जाएगा उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। जब एसआईटी गठित की गई है तो उस पर भी ध्यान दिया जाए और उस पर विश्वास रखा जाए। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अयोध्या में करीब 7 घंटे तक मैराथन जांच की। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ किए जाने की चर्चा है। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से 2 घंटे पूछताछ की है। अनिल मिश्रा से 1 घंटे पूछताछ की गई और 2 घंटे दस्तावेज और बयान वेरिफिकेशन हुआ। ट्रस्ट के कई कर्मचारियों से 2 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। इस बीच जांच में दर्शन के नाम पर उगाही को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि रंग महल क्षेत्र और क्रॉसिंग 2 के आसपास कथित तौर पर वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली और विशेष व्यवस्था संचालित की जा रही थी। चढ़ावा चोरी को लेकर जो भी खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में दखल था। दूसरे ट्रस्टियों का दखल ना के बराबर था। ये तीनों शख्स जो चाहते थे मंदिर में वही होता था। चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी। इसीलिए अब सभी की नजरें इन्हीं 3 किरदारों पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेशी आक्रांता के नाम पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक तो उत्तर प्रदेश में योगी पहले लगा चुके हैं, लेकिन अब वो उन घोटालेबाजों के छक्के छुड़ाने वाले हैं जो गाजी की दरगाह में न जाने कब से लूट वाली साजिश रच रहे थे और करोड़ों रुपए का गबन कर चुके हैं। ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भारत की परंपरा को रौंदने आया था, वो देश को लूटने आया था, लेकिन उस लुटेरे की दरगाह को ही लुटेरे लूट ले गए। आपकी स्क्रीन पर ये उस विदेशी आक्रांता सलार गाजी मसूद की दरगाह है, जिसका मेला योगी सरकार ने लगने नहीं दिया। ये दरगाह बहराइच में बनी तो इसी आक्रांता के नाम पर है, लेकिन यहाँ पहुँचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जितनी बड़ी संख्या में भाईजान पहुँचते हैं उतने ज्यादा चंदा भी आता है, लेकिन दरगाह के नाम पर आने वाले इस पैसे का लगातार गबन हो रहा है। ये आरोप लगे हैं और बड़ी बात यह है कि इसे भाईजान स्वीकार भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में गबन का मामला है, करोड़ों रुपए गबन किए गए हैं। इसमें सवाल उठता है कि गाजी की दरगाह में लूट किसने की। गाजी की दरगाह को सालाना मिलने वाले 15-20 करोड़ रुपए कौन लूट ले गया। लुटेरे गाजी की दरगाह में घोटालेबाज कौन है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आरोप लगाया है कि न सिर्फ दरगाह में पैसों का गबन हुआ, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। जब प्रशासन ने इन आरोपों के बाद जांच शुरू की तो सामने आया कि दरगाह को सालाना 15-20 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इसकी प्रबंधन समिति के पास इस पैसों से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तो और दरगाह में आने वाले चढ़ावे की संपत्तियों से होने वाली आय और वित्तीय लेन देन का पूरा हिसाब भी सार्वजनिक नहीं है। वित्तीय अनियमितताओं का विषय है तो उनके अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने के कारण रिकमेंड किया गया है कि पिछले 10 वर्षों का पूरा वित्तीय पहलुओं की जांच वक्फ बोर्ड द्वारा की जाए। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तो रिकमेंड करके वक्फ बोर्ड को भेजा गया। गाजी की दरगाह में लूट साजिश का खुलासा होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सालों से करोड़ों रुपए के लेन देन की लूट हो रही है। क्या दरगाह की प्रबंध समिति ने हर तरह के वित्तीय लेन देन में कई जगहों पर हेराफेरी की है। तो चढ़ावा तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत आता है, करोड़ों में आता है, सोने चांदी भी आते हैं। मांग यही की गई, जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ, भारी करप्शन हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात इस पूरे मामले में ये है कि जांच की मांग करने वालों में दरगाह कमेटी के सदस्य ही शामिल हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि दरगाह में लोगों के चढ़ावे का किस तरह से घोटाला किया गया। भ्रष्टाचार में गबन का मामला है, करोड़ों रुपए गबन किए गए हैं। इसमें अब जांच में पता चलेगा कितना गबन किया गया होगा। कमेटी के एक मेंबर पे एलिगेशन था जो खादिम पद पर हैं, इसी पे यह रन चल रही है अगले 18 सालों से। और अगले 18 सालों से सीधा सीधा देखा जाए तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। घोटालेबाज कौन है, लूट कब से हो रही है, कौन इसका मुख्य साजिश करता है, इससे बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। योगी ने जैसे गाजी के मेले पर रोक लगा दी, उसी तरह इस घोटाले का अंत भी अब तय है, क्योंकि योगी सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले।